तो आज हम लोग आपके चैप्टर 4 दैट इज़ ट्राइबल्स दिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज के जो बॉक्स अटेम्प्ट्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। और वैसे तो इसका कुछ खास रोल नहीं होता है आपके सिलेबस में, बट स्टिल व्हाट आई फील इज़ दैट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ऑल दिस, क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ना, उसको समराइज़ करना और नंबर लेना एक अलग बात है, और किसी चीज़ को फील करना और उसको फिर समझना ये एक अलग बात होती है। ओके तो अब पिक्चर्स तो आप खैर खुद समझ सकते हैं, चीज़ों को पिक्चर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस सम पार्ट्स लाइक इफ़ यू कैन सी योर some words are given in bold letters, like first is your fallow। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, जिसमें कि जो कल्टीवेटर होते हैं वो अपनी फील्ड को, जिसमें कि उन्होंने कल्टीवेशन कर ली है, उसको वो लोग बहुत सालों तक फैलो रखते हैं। फैलो मतलब उसको क्या करते हैं, इट हैज़ बिन लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। सो द मीनिंग ऑफ फैलो इज़ अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी। जैसे आप लगातार काम में लगे रहेंगे कंटिन्यूसली बहुत घंटों के लिए, तो आप थक जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, फिर आप काम रोक देते हैं और बैठ जाते हैं ताकि आपकी एनर्जी दोबारा रीगेन हो सके। तो वैसे ही जो आपकी मिट्टी है, जो ज़मीन है, जब इस पर कंटिन्यूसली खेती का काम किया जाता है तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो दिन पे दिन कम होती जाती है। तो कुछ दिन के बाद अगर हम उस पर कुछ दिन तक खेती नहीं करेंगे तो वो अपनी फर्टिलिटी दोबारा रीगेन कर लेती है नेचुरल तरीके से। ओके तो इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो है उस फील्ड को कुछ सालों के लिए छोड़ देते थे ताकि उसकी फर्टिलिटी फिर से रीगेन हो सके। ओके सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फैलो। नो नेक्स्ट इज़ योर साल। तो साल का कोई मतलब नहीं है, ये एक ट्री का नाम है, और महुआ से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, महुआ भी एक प्रकार का पेड़ है जिसके जो फूल होते हैं उसको खाया जाता है, या फिर इसको जो आपका एल्कोहल होता है उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके now this is also a picture that you can see, and in figure point 3 figure 3 yes they have shown the location of some tribal groups in India। ठीक है, यानी आपके जो ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये इंडिया के कौन कौन से हिस्सों में हैं। सो सी कम ऑन द टॉप, दैट इज़ द नॉर्थ ऑफ इंडिया। सी दिस गडीज वन गुज्जर, ये आप देखेंगे तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। फिर आपके भोटियाँ हैं, ठीक है, अब तो ये उत्तराखंड है। फिर सहारिया और भील ये राजस्थान। फिर वन गुज्जर्स रथवा गुजरात। देन योर बंजार यू कैन सी इन महाराष्ट्र। देन बैगास बंजारा गोंड्स ये आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर बैगास आपके और भी आपके स्टेट में है, मारिया और गोंड्स आपका जो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यहाँ पर है। फिर संथाल मुंडवा और ओरोन ये आपके झारखंड में, और संथाल फिर आपका वेस्ट बंगाल में भी है। ओके देन यू सी हियर पराजा भोंडा कांडा कोया सावरा गोंड्स ये सब आपके उड़ीसा के ट्राइब्स हैं। देन योर कोया बंजारा गोंड्स ये आपके आंध्र प्रदेश में है, अभी तो इसका तेलंगाना भी एक स्टेट बन चुका है। देन योर माला इरुलर दिस इज़ इन योर केरला। फिर अभी ये अपातानी निशी दिस इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। देन योर नागा खासी ये आपके आसाम में है, और नागा आपके नीचे वाले स्टेट में भी आ रहे हैं। ओके तो ये आपका नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड में। फिर आपका रियाग दिस इज़ इन योर त्रिपुरा, ठीक, और ये है आपका हजांग। सो हजांग आ रहा है आपका बिहार के बॉर्डर पे, और प्लस नीचे संथाल ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका बस ट्राइब्स का लोकेशन दिखा रखा है। ओके जरावास देखिए ये आपकी आइलैंड में भी पाए जाते हैं, राइट। सो दिस इज़ नथिंग बट योर लोकेशन ऑफ सम ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। ठीक है, अब आप आ जाएंगे सोर्स 1 पे। अब ये जो सोर्स 1 है ये ट्राइबल लोग जो आपकी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ किया करते थे, जैसे कुछ लोग आपकी कल्टीवेशन कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, कुछ लोग हंटर्स गैदरर्स हैं, ठीक है, कुछ लोग नोमैडिक हैं, हर्डर्स हैं। तो उसी में ये जो आपका एक सोर्स 1 है इसमें आपको बताया गया है कि जो उनकी अलग अलग हंटिंग थी ये अलग अलग जो एक्टिविटीज़ थी अलग समय में होती थी। ठीक है,
यानी जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, तो उनका जो काम करने का तरीका था, जो समय था, वो अलग था, एक जैसा नहीं था, राइट। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अ टाइम टू हंट, अ टाइम टू सो, अ टाइम टू मूव टू अ न्यू फील्ड। यानी एक समय था, मतलब एक समय पर ही ये लोग शिकार करते हैं, एक समय पे अपना बीज डालते हैं, और एक समय पर ये अपने पुराने खेतों को छोड़कर नए खेत की तलाश में निकल पड़ते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको हम लोग जूम कर लेंगे। ओके फाइन। नाउ, have you ever noticed that people living in different types of societies do not share the same notion of work and time? The lives of shifting cultivators and hunters in different regions were regulated by a calendar and divisions of tasks for men and women. यानी जो लोग आपके अलग अलग प्रकार के समाज में रह रहे हैं, उनका जो एक समय होता है किसी कार्य को करने का, ठीक है, और जिस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं वो आपस में कभी मैच नहीं करती। जैसे कि आपके जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, ठीक, उनकी ज़िंदगी, और जो हंटर्स हैं उनके जीने का तरीका, ये जो है हर प्रांत में उनके अलग समय पे रेगुलेट होता है, अलग प्रकार से निर्धारित होता है, और जो भी उनके कामों का बंटवारा होता है, ठीक है, औरत और आदमी के बीच में, वो भी अलग अलग है। यानी जो मेल वर्ग है वो अलग प्रकार के काम करता है, और जो फीमेल्स हैं वो अलग प्रकार के काम करती हैं, ठीक है। तो अभी आपके वेरियर एल्विन हैं, ये एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। तो अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स दे स्टडी ह्यूमन, ठीक है, मानव का अध्ययन करने वाले। यानी आपका जो मानव है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट, फिर उसका बिहेवियर, कल्चर, लैंग्वेज, उसके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन चीज़ों का जो स्टडी करता है उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, तो ये आपके वेरियर साहब एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि बैगाज नाम के जो आपके ट्राइब थे, ओके, हु लिव्ड अमॉन्ग द बाइगास एंड घोंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया फॉर मैनी ईयर्स इन 1930s and 1940s, and gives us a picture of what this calendar and division of task was like. यानी वेरियल एल्विन, देखिए, शोध किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, समाजशास्त्री जो होते हैं, तो ये शोध कई प्रकार का होता है। वे लोगों का जाके इंटरव्यू लेना, ठीक है, या फिर उनसे प्रश्नावली तैयार करके प्रश्न पूछना, या फिर उनके जीवन के बारे में यहाँ वहाँ से जानकारी इकट्ठी करना, या फिर एक तरीका और ये भी होता है कि जिसमें हम उन्हीं के बीच में जाके रहते हैं, ठीक। तो ये इस प्रकार का ही एक शोध है जिसमें कि वेरियर साहब इन लोगों के बीच में ही रह के इन्होंने उनके समाज का, परिवार का हिस्सा बन के उनको स्टडी किया, यानी उस पल को जिया इन्होंने एक ट्राइब के समाज में, ठीक है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने जब पूरा गहन अध्ययन किया तब उन्होंने हमारे सामने एक पिक्चर रखी है कि भाई उनके बीच में काम का बंटवारा किस प्रकार से था और किस वक्त में वो कौन सा काम किया करते थे, ठीक है। अब देखिए, आपको कह रहे हैं, इन चैत वुमन वेंट टू क्लियरिंग टू कट स्टॉक्स दैट वेयर ऑलरेडी रीप्ड। अब देखिए यहाँ पे जो एक वर्ड आया है चैत, ठीक है। अब ये चैत जो है ये महीने का नाम है, ठीक है। आपको पता है ना चैत किसको कहते हैं? चैत यानी अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से समझें तो ये आपका पहला महीना माना जाता है, मतलब आपका मंथ ऑफ द ईयर, जिसे कि स्प्रिंग का अराइवल टाइम माना जाता है, ठीक है, यानी बसंत के आगमन का टाइम, उसे कहा जाता है चैत। तो इस मौसम में जो औरतें थीं वे जो हैं जो आपकी फसल पक गई है, ठीक है, उसको काटने के लिए जाती थी। यानी चैत के महीने में बसंत के आगमन के टाइम ये लोग जाती थी, जो फसलें पक गई उसको काटने के लिए औरतों का काम था, ठीक है। और देखिए, मैन, व्हाट द मैन वे आर डूइंग, दे कट लार्ज ट्रीज एंड गो फॉर देयर राइचुअल हंट। अब जो पुरुष वर्ग था वो बड़े बड़े पेड़ों को काटा करता था और हंटिंग करने जाते थे, शिकार खेलने। वो भी उन्होंने कौन सा वर्ड किया? राइचुअल। राइचुअल का मतलब क्या? उनका हर चीज़ एक प्रकार का, जैसे हम कोई फेस्टिवल मनाते हैं ना, ठीक है, वैसे, ठीक है। तो ये एक राइचुअल हंटिंग पे जाते थे और इनकी हंटिंग होती थी, इट बिगैन एट फुल मून फ्रॉम द ईस्ट, यानी जब आपकी पूर्णमासी का टाइम था, ओके। पूर्ण, आपको पता है ना, फुल मून, व्हेन योर अर्थ, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, व्हेन योर अर्थ लाइज बिटवीन सन एंड द मून, सो द मून इज विजिबल एज अ फुल इल्यूमिनेटेड लाइटेड डिस्क, ठीक है, जो पूरा का पूरा चमकता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, ठीक। तो आपको पता है कि जो सन है इट राइजेस इन द ईस्ट, जैसे कि आपका मून है, ठीक है, मून और सन दोनों के बारे में यही धारणा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो अर्थ घूमती है अपने एक्सिस पे, उसके कारण। हाँ, ओके, हम लोग ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने एक
सब्जेक्ट आया तो उससे मैंने मेंशन कर दिया आपको कि यहाँ पे फुल मून फ्रॉम द ईस्ट क्यों लिखा हुआ है। ओके, तो इस वक्त में जो है वो लोग फुल मून पे हंटिंग करने जाते थे, ठीक, ताकि उनको साफ साफ दिखे। ओके, अब यहाँ पे देखिए ट्रैप्स ऑफ बैम्बू वे यूज्ड फॉर हंटिंग। अब ट्रैप्स ऑफ बैम्बू का मतलब जो आपके बांस थे, बांस के पेड़ों से जिन्होंने टोकरियाँ बनाई हुई थी, ठीक है, उससे वो लोग हंटिंग करते थे। मोस्टली वो लोग फिशिंग वगैरह करते थे मछली पकड़ने के लिए, ठीक। अब औरतों का क्या काम था, दे गैदर्ड फ्रूट्स लाइक सागो, टेमरिंड एंड मशरूम। अब इस बीच जो स्त्रियां थीं वो आपके फल फूल इकट्ठे करती थीं, ठीक है, जैसे मशरूम हो गया, टेमरिंड हो गया, सागो हो गया। ओके, अब बैगा वुमन के बारे में बताया, बैगा वुमन कैन ओनली गैदर रूट्स ऑफ कांडा एंड महुआ सीड्स। तो इस वक्त जो है बैगा वो औरतों को जो आपकी कांदा की जड़ें थी और महुआ के जो बीज थे वे उसको चुना करती थी। एंड ऑफ ऑल द आदिवासीज इन सेंट्रल इंडिया द बैगाज वे आर नोन एज द बेस्ट हंटर्स, ठीक। तो मध्य भारत में आपके जो हंटिंग में जिसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल है उसमें नाम लिया जाता है बैगास का, कि वो बहुत ही कुशल हंटर्स थे। नाउ ठीक है, अब आपने देख लिया चैत में इन्होंने क्या इन्होंने किया और किस प्रकार से इनका डिवीजन ऑफ लेबर है औरतों और पुरुषों के बीच में, ठीक। अब ये बैसाख की बात कर रहे हैं, इन बैसाख। अब आपका जो बैसाख है ये आप जो अप्रैल से मई के बीच का महीना होता है, ठीक है, यानी जो आपका स्प्रिंग आ चुका होता है। ओके, तो उस वक्त ये लोग कौन सा काम करते हैं, इन बैसाख द फायरिंग ऑफ फॉरेस्ट टुक प्लेस, राइट, एंड द वुमन गैदर्ड अनबर्न्ड वुड टू बर्न, men continued to hunt but nearer their villages। यानी बैसाख के टाइम यहाँ पे जो इन लोगों का जलाने का काम हुआ करता था, यानी फसल तो इन लोगों ने काट ली, और फसल काटने के बाद जो लोग काटने का काम करते, जलाने का काम करते थे डंठलों वगैरह को, ठीक, वो उसको जला देते थे, और उसके बाद जो लकड़ियाँ, ठीक है, बच जाती थी उसको जलाने का काम जो है वो औरतों का था, ठीक है। यानी जो भी बच गया है उसको आप पकड़ के अब उसको जला दीजिए, और आदमी इस बीच अपनी कंटिन्यूसली हंटिंग का काम करते थे, ठीक है, अपने विलेजेस के आसपास में। अब अगला मौसम जो है वो है जेठ का। तो जेठ जो कि मई जून की तपती गर्मी होती है, ठीक है, तो इस गर्मी के मौसम में वो लोग बीज डालने का काम करते थे। सोइंग टुक प्लेस एंड हंटिंग स्टिल वेंट ऑन, यानी शिकार करने का काम इनका लगातार चलता रहता था। अब अगला मौसम जो आषाढ़ टू भादो, ठीक है। अब ये जो आपका आषाढ़ टू भादो मतलब अगस्त से सितंबर के बीच का महीना है ना, तो आषाढ़ जो आप कहते हैं जो बारिश होती है जून से जुलाई में, और फिर जो भादो यानी आपका जो पतझड़ होता है ना, अगस्त से सितंबर के बीच में, वो मौसम बता रहे हैं कि इस बीच में जो आपके पुरुष वर्ग था वो खेतों में काम किया करता था, ठीक है। और जब कुआर का महीना आता था, कुआर यानी सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठीक है, तो कुआर के महीने में जो आपका पहला फल था बीन्स, द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ बीन्स वर राइपेंड एंड इन कार्तिक कुटकी बिकेम राइप। यानी कुआर के मौसम में यानी सितंबर से अक्टूबर के बीच में इनके जो बीन्स थे, उनके जो फल थे वो पक जाते थे, और कार्तिक कुटकी, अभी कार्तिक कुटकी के माले, कार्तिक यानी आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच का महीना कार्तिक इन्होंने कहा, और कुटकी यानी जो बीन्स का पहला फल होता है, ठीक है, उसको कार्तिक कुटकी कहा है, जो कि अब पक चुका है। और इस कार्तिक कुटकी के बहुत से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इट इज़ एन एंटी वायरल एंड एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, और बॉडी के फीवर कंडीशंस में बहुत अच्छे से काम करता है, प्लस इसके बहुत से यूजेस हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो ये जो आपका कार्तिक कुटकी है ये पक जाता है, और इन अगहन एवरी क्रॉप वॉज रेडी एंड इन पूस विनोइंग टुक प्लेस, ठीक है। अब अगहन माने आपका जो दिसंबर का महीना है, ठीक है, उस दिसंबर के महीने में आपका सारी की सारी फसलें जो हैं वो तैयार हो जाती हैं, और फिर पूस जो दिसंबर से जनवरी का महीना में उसमें विनोइंग की आपका काम शुरू हो जाता है। ओके, अब पूस का जो महीना है ये एक ऐसा वक्त है जब इसमें लोग नाचते हैं, गाते हैं, अपनी शादी ब्याह करते हैं, ठीक है, क्योंकि फसलें कट चुकी हैं, इनके पास भरपूर खाने के लिए अनाज है, तो ये खुशी का टाइम होता है। ओके, अब माघ में क्या करते हैं ये, अब माघ मतलब जनवरी से फरवरी तक का महीना, ठीक है, तो माघ में शिफ्ट्स वेयर मेड टू न्यू बेवार्स एंड हंटिंग गैदरिंग वॉज द मेन सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। अब जब माघ का वक्त आता था यानी जनवरी से फरवरी का महीना, तो इसमें जो है फिर दे वेयर मेड टू न्यू बेवार्स। अब ये बेवार क्या है आपको याद है, देखिए बेवार आप अपनी बुक में ही आएंगे अगर, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बेवार का मतलब होता है कि मध्य प्रदेश में जो है एक ऐसा टर्म है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है। ये देखिए ये आपका इन्होंने मेंशन किया यहाँ पे बेवार। ओके, तो अभी यहाँ पे जब आपका माघ का महीना आया तो माघ के महीने में फिर इन लोगों ने जो है नए बेवार की तैयारी शुरू कर दी,
यानी नई ज़मीन खोजेंगे जहाँ पे फिर से कल्टीवेशन करेंगे। और यहाँ पे जो आपकी हंटिंग और गैदरिंग है ये आपकी इनकी मुख्य सबसिस्टेंस एक्टिविटी यानी शिकार करना, फल फूल इकट्ठा करने जैसे कार्य के द्वारा ही ये लोग जिंदा रहते हैं, वही इनके खाने पीने का मुख्य साधन है। ओके, तो ये आपका जो है ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है इन्होंने आपका पूरा इनकी लाइफ को स्टडी किया, तब जाके इन्होंने ये अपना पूरा इनका आपके सामने जीवनी ला के रखा है। ठीक है, अब देखिए द साइकिल डिस्क्राइब्ड अबाउट टुक प्लेस इन द फर्स्ट ईयर। ठीक, अभी जो चक्र पूरा है ना मौसमों का कि भाई आपका चैत से शुरू हो रहा है, चैत के बाद फिर बैसाख में क्या हुआ, फिर जेठ में क्या हुआ, साड़ में क्या हुआ, कुआर काते काते आते भाई अगहन पूस, यानी इनकी पूरी फसल कट गई, फिर नाचना गाना, यानी पूरा करके ये आपका एक साल में पूरा होता है ये काम। ठीक है, अब उसके अगले साल what happened in the second year? In the second year there was more time for hunting as only a few crops had to be sown and harvested. अब अगले साल तो भाई उनके पास अब उनको दोबारा तो उस तरह से अब पूरा प्रक्रिया करनी नहीं है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है ना, तो उनके पास अब शिकार खेलने के लिए ज़्यादा टाइम रहेगा और उनके पास ज़्यादा टाइम बचेगा क्योंकि उनको बस थोड़ी सी फसलें उनको जो उगा के काटनी होती हैं। ओके, बट सिंस देयर वॉज एनफ फूड द मैन लिव्ड इन द बेवार्स। ठीक, अब ये कह रहे हैं क्योंकि इनके पास खाने के लिए काफ़ी था तो जो आपकी पुरुष वर्ग था वो जो है बेवार में रहा करता था। इट वॉज ओनली इन द थर्ड ईयर दैट द डाइट हैड टू बी सप्लीमेंटेड विद द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अब इसके जो तीसरा साल था वो अपने खाने का काम जो है जंगलों से चलाया करते थे, यानी जंगल से उनको जो भी खाने के लिए मिलता था वो उसको इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये देखिए ये आपके वेरियर एल्विन साहब ने आपके सामने पूरा का पूरा आपकी जो ट्राइब है उनका एक पूरा एक्टिविटी का एक तरीका उन्होंने आपके सामने रखा हुआ है। ओके, नाउ बेवार हम डिस्कस कर चुके हैं एंड नेक्स्ट इज़ योर स्लीपर। सी स्लीपर आप सबको पता होगा द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइन्स आर लेड। ठीक है, यानी आपके जो लकड़ी के जो प्लैंक्स होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जिसके ऊपर की आपकी रेलवे लाइन बिछाई जाती है उसी को हम लोग कहते हैं स्लीपर। ठीक, अब अगला जो आपका एक सोर्स 2 है, देखिए इसमें ये आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस से दिस इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव। ठीक, अभी इसमें एक दर्द जो एक ट्राइब का है कि भाई ये जो ज़मीन है ये अंग्रेज़ी लोगों की, ब्रिटिश लोगों की, तो इसमें रहना कितना मुश्किल है, कितना दुश्वार है यहाँ पे ज़िंदा रहना। अब देखिए 1930 में जो वेरियल एल्विन साहब, अभी आप जानते हैं वेरियल एल्विन कौन है, आप अच्छे समझ चुके हैं, तो ये जो हैं बैगाज़ की ज़मीन पे गए थे। बैगाज़ आपको पता है इट इज़ अ ट्राइबल ग्रुप इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, मध्य भारत का एक ट्राइबल ग्रुप बैगाज़, ये जैसे कि वहाँ गए थे तो ही वॉन्टेड टू नो अबाउट देम देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, सब कुछ जानने के लिए ये उनके बीच में रह रहे थे, यानी उनकी क्या जो भी प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, उनका जो कला है, जो उनकी अपनी संस्कृति है पीछे की, ठीक है, वो सब जानना चाहते थे। तो इस संदर्भ में उन्होंने उनके बहुत से गाने भी रिकॉर्ड किए। ठीक, दैट लैमेंटेड द हार्ड टाइम द बैगाज यू आर हैविंग अंडर ब्रिटिश रूल। यानी ऐसे गाने, आप कई बार गाँव जाते होंगे ना तो आप अक्सर देखते हैं कि वहाँ पे जो लेडीज़ होती हैं, ठीक है, अगर मेहमानों को देखती हैं तो वो एक अलग प्रकार से उनका एक रोने का जो एक एक्टिविटी होता है ना, रोना उनका बहुत अलग प्रकार से होता है, यानी वो उसी रोने में बहुत कुछ कह जाती हैं। तो अगर कभी आप ध्यान से सुनेंगे या समझने, हम भी छोटे छोटे थे तो हमको समझ में नहीं आता था और हम लोग इनफैक्ट हंसते भी थे, हमको बहुत फ़नी लगता था। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए और हमारी मैच्योरिटी लेवल उस वक्त पे पहुंची तब हमको समझ में आया कि एक्चुअली उनके रोने में कितना एक गहरा अर्थ छुपा रहता है, यानी वो अपनी एक पूरी लाइफ उसमें कह जाती हैं, अपना दुख, अपना दर्द, तकलीफ़, सुख दुख सब कुछ उसमें कहती हैं वो लोग। ठीक है, तो इसी प्रकार से उनके जो गाने हैं ट्रैवल्स के, तो ये गाने जो हैं उनके दुख को व्यक्त करते हैं, यानी दुख में जो उन्होंने गाने गाए तो वो जो है वेरियल एल्विन साहब ने यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखी हुई हैं। ओके, तो इसमें जो अंश है कुछ, इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव, हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव। ठीक है, इन अंग्रेज़ लोगों के ज़मीन पे कितना मुश्किल है रहना। इन द विलेज सिट्स द लैंड लॉर्ड, यानी गाँव पे तो आपका ज़मीन का मालिक बैठा हुआ है। इन द गेट सिट्स द कोतवाल, अब गेट के पास कोतवाल बैठा हुआ है और गार्डन में जो आपके पटवारी हैं और जो फील्ड है, जो खेत है, वहाँ पे सरकार बैठी है। यानी पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो बाहर के लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ओके, दिकूज जिसको लोग कहते थे। सो इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव, टू पे कैटल टैक्स वी हैव टू सेल काउ, यानी हमको जानवरों का टैक्स पे करने के लिए अपनी गाय बेचनी पड़ती है और हमको जंगलों का जो टैक्स है उसको पे करने के लिए अपनी भैंसें बेचनी पड़ती हैं और हमको अपनी ज़मीनों का टैक्स पे करने के लिए अपने बैल बेचने पड़ते हैं। तो हाउ आर वी टू गेट आवर फूड, हमको अब खाना कहाँ से मिलेगा इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, तो ये ट्राइब्स का एक दुख है जो उनके गानों के ज़रिए जो है वो रखा गया आपके सामने। ठीक है,
अब ये देखिए, ये एक ट्राइबल वुमेन है जो अपने बच्चे को लेकर काम कर रही है। नाउ सी दिस फिगर 10 से दिस इज़ अ फोटो ऑफ अ कोल माइनर्स ऑफ बिहार। ठीक है, जो कोयले की खदानों में काम किया करते थे, इनकी आप दुर्दशा देख सकते हैं। So in the 1920s, about 50% of the miners in the Jharia and Raniganj coal miners of Bihar were tribals. ठीक है, so 1920 के दशक की बात बता रहे हैं कि 50% से ज़्यादा जो माइनर्स थे, जो झरिया और रानीगंज में जो कोयला खदानों में काम करते थे, 50% ज़्यादा लोग कौन थे? वो आपके ट्राइबल्स थे। ओके, उन काम कैसे था? वो बहुत ही नीचे, बहुत गहराई में जाते थे, जहाँ पे अंधेरा रहता था, सांस घुटती थी। ओके, worked deep down in the dark and suffocating mines was not only back-breaking and dangerous, मतलब बहुत ज़्यादा ही इनको तकलीफ़ होती थी उतरने में, और बहुत ज़्यादा ही खतरे से भरा था, इसमें बहुत से लोग मर भी जाते थे। ओके, इट वॉज ऑफन लिटरली किलिंग। इन द 1920s और 2000 वर्कर्स डाइड एवरी ईयर इन द कोल माइनर्स इन इंडिया। ठीक है, 1920 में देखिए 2000 से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं हर साल मरा करते थे। ओके, तो ये इनकी एक बहुत ही दर्दनीय जो एक दशा वो आपको बताई गई है। नाउ कम टू सोर्स 3। सो लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर। सी ब्लड ट्रिकल्स फ्रॉम माय शोल्डर्स, यानी मेरे कंधों से जो है खून बह के नीचे आ रहा है। सो ये जो सॉन्ग है, द सॉन्ग द मुंडाज सैंग बीमोड देयर मिजरी। बीमोड मतलब एक वीप, मतलब एक रुदन जिसे कहते हैं ना, गाना गा के रो रहे हैं अपने मिस्री के ऊपर, बहुत ही दर्द, अपनी दयनीय दशा के ऊपर जो है इन्होंने लिखा है। अलास अंडर द ड्रजरी ऑफ फोर्स्ड लेबर, मतलब ये जो एक बहुत ही हार्ड वर्क है, बहुत ही मुश्किल काम है, उसके नीचे जो हम दबे हुए हैं। अलास अंडर द ड्रजरी ऑफ फोर्स्ड लेबर, मतलब ज़बरदस्ती जो हमसे काम कराया जा रहा है, तो उससे मेरे कंधों से खून नीचे आ रहा है। दिन और रात, द एमिजरी फ्रॉम द ज़मींदार्स। एमिजरीज मतलब जो दूत होते हैं, यानी ज़मींदार के जो लोग हैं, दिन रात। ओके ओके फाइन, हाँ देखिए, डे एंड नाइट द एमिजरी फ्रॉम द ज़मींदार एनॉयज एंड इरिटेट्स मी डे एंड नाइट आई ग्रोन, मतलब दिन रात ये जो ज़मींदार के जो लोग भेजे हैं ये मुझे परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं, और रात को मैं क्या करता हूँ? मैं दर्द से कराहता हूँ। ठीक है, मैं रोता हूँ। एलास दिस इज़ माई कंडीशन, तो ये मेरी स्थिति है। मेरे पास घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ जहाँ पे कि मैं खुशी से रह सकूँ। ओके, तो ये आपका सोर्स 3 है, और ये वैष्णव है। वैष्णव का मतलब आपको पता है, वर्शिपर्स ऑफ विष्णु, जो कि विष्णु जी की उपासना करते हैं, उनको वैष्णव्स कहा जाता है। नाउ दिस इज़ योर लास्ट बॉक्स, सो लेट अस डिस्कस दिस। वाई डू वी नीड कैश, यानी हमको रुपए पैसे की क्या ज़रूरत है। सो देर आर मैनी रीजन्स वाई ट्राइबल एंड अदर सोशल ग्रुप्स ऑफन डू नॉट विश टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। अभी तक तो आपने पढ़ा, इस चैप्टर में आपको समझ में आ गया कि भाई बहुत से ऐसे कारण थे जिससे कि जो ट्राइबल थे और जो बाकी जो आपके सामाजिक समुदाय थे, वे जो हैं जो भी उगाते थे वो मार्केट के लिए, मतलब वो बेचना क्यों नहीं चाहते थे। ओके, so the tribal song from the Papua New Guinea gives us a glimpse of how the tribals they viewed the market। यानी अब जो ये आपका पैपुआ न्यू गिनिया है, वहाँ के ट्राइब्स के बारे में बताया जा रहा है। ये जो पैपुआ है ये एक आइलैंड नेशन है जो कि मलेशिया में है। इसमें 1000 के ऊपर तकरीबन आपके अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स पाए जाते हैं। ओके, ये मेनली हंटिंग और गैदरिंग का काम करते हैं। तो पहले जो ये ब्रिटिश कॉलोनी थी, बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया के अंडर में आ गया था ये। तो यहाँ भी जो ट्राइब्स को काफ़ी तकलीफ़ थी, तो ये बोलते हैं आपको भी से कैश इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री थ्रैश, मतलब जो रुपया है ये हमें किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं करता है। ये संतुष्ट ना करने वाला क्या है? ये कूड़ा है। इट वोंट कीप ऑफ रेन एंड इट गिव्स मी पेन, मतलब ये जो है बारिश से जो है हमारी रक्षा नहीं कर सकता, और ये हमको बहुत ज़्यादा दर्द देता है। सो वाई शुड आई वर्क माई गट्स फ्रॉम कोकोनट ट्रीज, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, नारियल के पेड़ पे चढ़ के इतना क्यों काम करूँ इन सरकारी नुमाइंदों के लिए। एंड कैश क्रॉपिंग इज़ ऑल वेरी वेल इफ़ यू हैव गॉट समथिंग टू सेल। ठीक है, कैश क्रॉपिंग तो बहुत अच्छा है, मतलब जो नकदी फसलें हैं वो उगाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको बेच सकें तब। बट टेल मी सर वाई इफ़ देयर इज़ नथिंग टू बाय शुड आई बॉदर, मतलब सर आप मुझे बताइए कि अगर कुछ खरीदने के लिए नहीं है तो मुझे चिंता किस बात की है। ओके, तो ये जो है आपके ट्रैवल्स का कुछ पंक्तियाँ हैं जो यहाँ पे आपके लिए मेंशन की गई हैं। नाउ आई थिंक योर चैप्टर इज़ फुल्ली कंप्लीटेड, नथिंग इज़ बीन लेफ्ट। और अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम आपको इस चैप्टर का समरी प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद द नोट्स। सो तब तक आप पढ़ते रहिए, समराइज़ करते रहिए।
हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंड अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम, सी यू, बाय बाय.